तो लास्ट बात हुई थी शल्य चिकित्सा के अंदर शिरावेद को अर्ध चिकित्सा कहा गया और मर्म को अर्ध विषय कहा गया शल्य का। ठीक है, सूक्ष्म निदान 5, 4 औपसर्गिक रोगों का उल्लेख हुआ। औपसर्गिक रोग यानी जो फैलते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से, जैसे कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिषण। बिल्कुल याद रखना है आपको, कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषण। सोम, उसकी 24 जातियों का उल्लेख किया। सोम को वैसे हम लोग सोमरस करके भी पढ़ते हैं, तो वो भी एक चीज है, लेकिन डाउटफुल है, सोम अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। कई लोग जो सोम एक प्लांट है उससे इसको रिलेट करते हैं। उस सोम के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया हुआ एक क्वेश्चन कि सोम में क्या मिलता है। इफेड्रिन। इफेड्रिन। ठीक है, तो वो याद रखना, वो क्वेश्चन आता है, इफेड्रिन मिलता है उसके अंदर, तो वो अपना याद रखोगे। ठीक, तो बाकी सोम जो है डाउटफुल चीज है, ये भी याद रखोगे। आपको पढ़ाया भी होगा मैंने कि रस शास्त्र में और द्रव्य गुण में संदिग्ध द्रव्य कौन कौन से हैं। तो रस शास्त्र के संदिग्ध द्रव्य बोलो। गिरी सिंदूर, कंकुष्ट और चपल। गिरी सिंदूर का अंकुश और चप्पल। अच्छी बात है स्मृति। और द्रव्य गुण के सोम, रासना, सोमवार को रासू ने पाषाण रासना, मूव करा है, वो पाषाण भेद, ठीक है, मूर्वा। अच्छी बात। पूर्वा और रासना। ठीक है बेटा, तो रासना, सोम और पाषाण भेद ये द्रव्य गुण के हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, तो सोम जो है वो डाउटफुल ड्रग रखी गई है। ठीक है ना, तो इसको इस तरह भी याद रखना। खैर, तो सोम की 24 जातियों का उल्लेख है और सोम के जैसी अन्य 18 औषधियां बताई गई हैं। सनक नामक विश्वविद्या का एक ग्रंथ है जो सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान पर आधारित है। सुश्रुत का जो कल्प है ना, वो पूरा अगध का है, आपने पढ़ा ही है वो। ठीक है, तो सनक संहिता उसी के ऊपर लिखी गई है पूरी। प्राचीनतम उपलब्ध चिकित्सा ग्रंथ नावनीतक में सुश्रुत का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन चरक का नहीं। तो इस आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि सुश्रुत शायद पहले की थी। ठीक, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाद में लोग ये देते हैं कि समय समय पे अलग अलग ग्रंथ जो है फेमस हुए। तो नावनीतक के टाइम पे सुश्रुत फेमस रहा होगा, चरक नहीं रहा होगा, मतलब शल्य चिकित्सा ज्यादा फेमस रही होगी, तो इसलिए ऐसा मिलता है कि चरक का उल्लेख नहीं है। क्लियर। तो आपसे लेकिन पूछा जाए नावनीतक के अनुसार प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको सुश्रुत आंसर लगाना है, अदरवाइज पूछे तो चरक लगाना है। ठीक है, आगे देखें। सुश्रुत सूत्र 21 में रक्त को चतुर्थ दोष के रूप में स्वीकार किया। रक्त चतुर्थ दोष, तो रक्त को दोष ही इन्होंने कंसिडर किया पहली बार। और 10 रक्त नानात्मक व्याधियों का उल्लेख किया किसने? सारंगधर ने। सारंगधर शारंगधर ने। ने। सारंगधर। ठीक है बेटा, सैनिक चिकित्सा का आरंभ किया युक्त सैन्य अध्याय, एक चैप्टर दिया इन्होंने, जहां युद्ध में जो सैनिक होते हैं, चोटिल जो हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा बताई। ठीक है, तो सैनिक चिकित्सा इन युक्त सैन्य अध्याय। आढ़्यवाद, इसमें गुगलू का प्रयोग बताया। तो गुगलू जो है वो मेद को हरने वाला होता है, माइक्रो सर्कुलेशन पे काम करता है, या कह लो स्रोतस के लेवल पे काम करता है। नवीन गुगलू जो है ब्रंगण करने वाला है, पुराना गुगलू जो है कर्षण करने वाला है। गुगलू का लंबे समय प्रयोग करने पे आचार्य वाग्भट ने कहा क्या हो सकता है, क्लैब्यता। तो इतने पॉइंट याद रखने हैं आपको। आगे आ जाए। वत्स नाप के 4 भेद हैं, जरूरी है वत्स नाप के 4 भेद। स्मृति, पीत नेत्रता, यस। ये किस विष का लक्षण है, किस कंद विष में पढ़ा है? और कोई? पालक। पालक। पालक को तो ग्रीवा स्तंभित करके, एक मिनट रुक जाओ, पालक में था, बालक की ग्रीवा स्तंभित है। और पीत नेत्र थे वहां भी, वत्सनाभ में भी थे, शायद पालक में भी है। किसी को नहीं कंफर्म है? वत्सनाभ में ध्यान आ रहा है मुझे कि वत्सनाभ में हम लोगों ने पढ़ा था, कहीं एक और जगह पढ़े थे पीत नेत्र, लेकिन वत्सनाभ में तो है क्लियर। ध्यान नहीं आ रहा कि वत्स जरा गर्दन को रोको, मुझे पीत नेत्र देखने दो, इस तरह करके हमने याद किया था कि वत्स जरा गर्दन को रोको, तो सर ग्रीवा हाँ, स्तंभ। वत्सना बेबी है सर। है ना, तो वत्सनाभ में भी, पालक में भी है शायद। आ, देख लेना, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन वत्सनाभ में है, मैंने इसलिए पूछा आपसे। ठीक, आगे देखो, चेक कर लेना। तो वत्सनाभ के 4 भेद हैं। कर्ण वेधन का स्वतंत्र अध्याय में उल्लेख मिलता है, तो कर्ण वेधन स्वतंत्र अध्याय में उल्लेख मिलता है। कर्ण में कुछ सिराएं होती हैं, अगर गलती से आपने उनका वेधन कर दिया तो कुछ रोग हो जाते हैं। तो कौन कौन सी सिराएं होती हैं कर्ण के अंदर? सर कालिका बामणिका लोहितिका। अच्छी बात है। और मन्यस्तम किस सिरा के आघात होने पे होता है? सर लोहितिका में। लोहितिका। बहुत अच्छे महेश, आगे देखिए। लोह के 2 भेद बताए, तीक्ष्ण और कांत लोह। तीक्ष्ण और कांत लोह। उधर पाटन का उल्लेख है,
आपको ध्यान होगा मूड गर्भ के अंदर भी था कि उधर को पाटन करके बालक को निकाल लेना है। बस्त मार विपन्नाया करके शब्द आया था कि स्त्री की कुक्षी में अगर बालक हो और स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उधर का पाटन करके गर्भ को बाहर निकाल लेते हैं। पित्त के 5 भेदों का उल्लेख किया। वात के चरक ने, पित्त के सुश्रुत ने और कफ के वाग्भट ने 5 भेद बताए हैं। व्रण के 60 चिकित्सा उपक्रम बताए सुश्रुत चिकित्सा एक में। 60 चिकित्सा उपक्रम। कोष्ठ कोष्ठ नहीं, कोष्ठांग 7 बताए सुश्रुत चिकित्सा 2 के अंदर। सुश्रुत चिकित्सा 24 अनागत बाधा प्रतिषेधी अध्याय में स्वस्थ वृक्क का उल्लेख किया। सुश्रुत चिकित्सा 24 देख लेना, अब रेफरेंस ही नहीं पूछते इस तरह वाले। सुश्रुत चिकित्सा 26 में वाजीकरण है, 27 से 30 में रसायन है। फिर चिकित्सा 31 से लेकर 40 तक पंचकर्म का उल्लेख है। तो ये याद रख सकते हो कि वाजीकरण और रसायन देखो, तो पहले वाजीकरण का उल्लेख है यहाँ, फिर रसायन का उल्लेख है ना। तो वो अपना ध्यान रखना। काश्यप ने घी तेल वसा मज्जा इनको यथापूर्व श्रेष्ठ कहा है। चरक ने भी घी तेल वसा मज्जा इनको सभी स्नेहों में उत्तम कहा है, तो याद ही होगा। चरक सूत्र 27 में एक श्लोक लिखा हुआ है, तेल संयोग संस्कारात सर्व रोगापहमतम। तेल में अगर संस्कार कर दिया जाए, यानी पित्त को हरने वाले द्रव्यों को संस्कारित कर दिया जाए, तो फिर सभी रोगों को हरने वाला हो जाता है। तो वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आचार्य वाग्भट। घी तेल वसा मज्जा इनको उत्तरोत्तर गुरु कहते हैं। वाग्भट घी तेल वसा मज्जा उत्तरोत्तर गुरु हैं। अगत तंत्र का उल्लेख सुश्रुत में कल्प स्थान में मिलता है। अगत तंत्र इन कल्प स्थान। संधान कर्म सुश्रुत की मौलिक देन है। इन्होंने नासा, ओष्ठ और कर्ण संधान का भी उल्लेख किया है ना। तो राइनोप्लास्टी, तो लिख सकते हो फादर ऑफ राइनोप्लास्टी, तो सुश्रुत ही है। ठीक है ना, तो वही संधान कर्म है। तो सुश्रुत की मौलिक देन है और नासा, ओष्ठ, कर्ण सभी के संधान का उन्होंने उल्लेख किया है। फिर शूक दोष, इनका प्रथम उल्लेख इन्होंने किया और 18 शूक दोष है, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। कौन कौन से असाध्य होते हैं लक्ष्मी? असाध्य शूक दोष। सर तालुक पाक, मांस पाक, अर्बुद, विद्रति, टीवी विद मामा, है ना, टीवी मामा का ट्रिक थी हमारी। अच्छी बात है बेटा, चलो याद है। तो शूक दोष का प्रथम उल्लेख किया और 18 शूक दोष होते हैं, नंबर याद रखना है आपको। यही देख पा रहे हो शारंगधर के 24 है शूक दोष। और वाग्भट ने इनको गुहिया रोग करके लिखा और इनकी संख्या 23 बताई। ठीक है, तो वाग्भट के 23। आगे देखें। विवाह 12 और 25 वर्ष क्रमशः स्त्री और पुरुष की आयु पढ़ चुके हो आप लोग ये पे। लेकिन गर्भाधान योग्य आयु तो पुरुष की आयु वहां पे 16 हो जाए, माफ करें, ये सॉरी बेटा, ये 12-25 है, महिला की है 16-25। ठीक है, ये यहाँ पहले फीमेल और मेल लिखा हुआ है, मुझे उसी क्रम में बोलने की आदत है। तो फीमेल और मेल 12-25 16-25, ठीक है, तो फीमेल की 16 साल हो जाएगी कुल मिला के, ये याद रखना है। अष्टांग का विभाजन सूत्र एक में बताया गया है। जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं उनका विभाजन सूत्र एक में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो वहां पर दिया हुआ है, परिभाषाएं भी दी हुई हैं, 8 जो अंग हैं उनकी। प्रतिपाद्य विषयों की सूची सूत्र 3 के अंदर दी है। चरक ने कहा दी है? सूत्र 30 में सर। सूत्र 30 के अंदर। ठीक है, तो सर चरक ने, 30 में। हाँ बेटा, सूत्र के लास्ट चैप्टर के अंदर वहां बताया, मैं कहाँ कहाँ क्या बताऊंगा। इन्होंने तीसरे चैप्टर के अंदर बताई है बात, लिखा भी है आगे देखो। नेक्स्ट है मूषा और स्थाली पाक, इनका सर्वप्रथम उल्लेख किया सुश्रुत ने। मूषा पाक और स्थाली पाक। अंधमूषा का प्रथम उल्लेख किसने किया? वाग्भट ने। हृदय। वाग्भट में भी हृदय, भागवत में। हृदय ने। ठीक है बेटा, वाग्भट में भी हृदय आंसर लगाना है। ठीक है, लक्ष्मी सही बोल रही है। आगे देखें। सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहा। अरिष्टम या अरिष्टागार। उत्तर तंत्र 60 में ग्रहों के अधिपति या देवगण 8 बताए कि ये ग्रहों के मतलब राजा कह सकते हो आप। वैसे किस ग्रह रोग को जो चिकित्सा हमने देखी है कुमार नृत्य, किस ग्रह को ग्रह सेनापति कहा जाता है? स्कंद सर। स्कंद ग्रह को। ठीक है ना, तो बाकी ओवरऑल 8 है। इनमें देवग्रह जुष्ट को संस्कृत प्रभाषी कहा कि देवग्रह से जो जुष्ट हो जाता है व्यक्ति, तो वो संस्कृत भाषा में बात करता है ना, उसमें नहीं करता बंगाली में। कहीं भूल भुलैया देख के सोचो कि बंगाली बोलते होंगे, ऐसा नहीं है।
योग्य का वर्णन नितांत मौलिक देन है इनकी। तो योग्य का उल्लेख जो है इन्होंने ही किया पहली बार। आपने याद भी कर लिया होगा, कल याद नहीं था ज्यादातर लोगों को, चैप्टर 9। ठीक है, तो योग्य का अध्याय है, कहाँ कहाँ अभ्यास करना है। और इसी तरह चरक में जो हम लोगों ने देखा था मेन जो है वहां पे, वो है आचार रसायन, वो चरक की मौलिक देन है। तो स्पेशली याद रखना, योग्य सुश्रुत की मौलिक देन है और आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। मर्म का विस्तार से उल्लेख किया। चरक में मर्मों का उल्लेख है, कुछ लिखा है वहां पे? नहीं पता? सिर्फ वर्मों की संख्या की बात की बेटा वहाँ, नंबर बताया ओवरऑल। 3 वर्मों की जगह जगह बात हुई है, बाकी ओवरऑल नंबर बता दिए। कितने होते हैं वर्म? हृदय सर बस्ती का 107। ठीक है, तो 107 107। मर्मों का उल्लेख किया है। नाम मतलब सिर्फ नंबर दिया है, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। कल एक श्लोक बताया था आपको कि जो यहाँ है वो ही बाकी सब जगहों पर है, जो मैंने नहीं लिखा वो किसी ने भी नहीं लिखा। तो वो चरक का श्लोक है, याद रखोगे, कुछ छूटता नहीं है वहाँ। तो मर्म का विस्तार से वर्णन किया। नाभि स्था प्राणी नाम प्राणा, नाभि में प्राणधारियों के प्राण रहते हैं, ऐसा शायद साथ में एक रेफरेंस मिलता है। ध्यान रखोगे किसने कहा कि नाभि में प्राण रहते हैं। भूल जाओ तो रावण को याद कर लेना ना, रावण की नाभि में ही अमृत था। शिरोबस्ती सुश्रुत का अवदान है, यानी इन्होंने उल्लेख किया शिरोबस्ती का। सा से सर, सा से सुश्रुत, तो शिरोबस्ती सुश्रुत का अवदान है। जबकि रक्त बस्ती चरक का और चूर्ण बस्ती चक्रपाणी का अवदान है। हम ये भी जानते हैं कि रक्त बस्ती का उल्लेख चरक हो चाहे सुश्रुत चाहे वाग्भट, तीनों ने किया है, तो वो भी याद रखना। भूमि प्रभाग्य अध्याय में द्रव्यों के कर्म की व्याख्या की है। ठीक है, द्रव्यों के कर्म बताएं भूमि के आधार पे। बृहत्त्रय में से केवल सुश्रुत संहिता में उपलब्ध द्रव्य हैं कुछ, जैसे उनके नाम लिखे हैं, अमृताद्वय, सिद्धक, त्रपुटक। देख लेना, कहीं कोई सवाल नहीं आता इस पे, एक नजर डाल लोगे। आगे चले। ये बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी जो यहाँ लिखी है अभी, लेकिन एक बार फिर से देख लो आप कि सुश्रुत संहिता का जो डेवलपमेंट है वो 4 चरणों में हुआ है। मूल उपदेष्टा इसके भगवान धन्वंतरी हैं, जिनको आदिदेव भी कहा जाता है। इनका टाइम बहुत जरूरी है, 2350 BC, इसको आप याद रखोगे। बाकी काशीराज दिवोदास धन्वंतरी की, काशी के राजा थे एक, है ना, दिवोदास धन्वंतरी। और कई लोग इसमें भी अलग अलग मानते हैं कि काशीराज अलग थे, दिवोदास अलग थे, धन्वंतरी अलग थे। शायद आपको ध्यान आ रहा हो, इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा है वहां मैंने आपको बुक्स पढ़ाई होंगी इन तीनों लोगों की। एक काशीराज की है शायद चिकित्सा कौमुदी है वो, दिवोदास की शायद चिकित्सा दर्पण है, अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूँ, और धन्वंतरी की चिकित्सा तत्व दर्शन या कुछ ऐसा नाम है। ध्यान आ रहा है किसी को? नहीं ध्यान है बुक्स, याद ही नहीं किसी को? बोलो भाई, कुछ हाँ ना कह दो, मेरी बात पे गलत ही कह दो कि सर आप गलत बोल रहे हो, सही कह दो, तो मुझे लगेगा पढ़ तो रहे हो। स्मृति याद नहीं है काशीराज की चिकित्सा कौमुदी? सर चिकित्सा कौमुदी याद है, बाकी दोनों नहीं याद है। दिवोदास की चिकित्सा दर्पण, मतलब मैं तो अपने देखो ट्रिक से बोलता हूँ, मेरे हिसाब से दा से दिवोदास है, दा से दर्पण होगी, का से काशीराज है तो का से कौमुदी होगी, और नेक्स्ट बचते हैं धन्वंतरी। तो इनके में तत्व शायद जरूर आया जहां तक मुझे ध्यान है, चिकित्सा तत्व कुछ ऐसा है। ठीक है, आप देख लेना, इतिहास पोर्शन मैंने लिख बताई होंगे आपको। ठीक है ना? तो फिर वही बात है कि डाउटफुल है वो चीज़ें, तो उसको उस तरह याद रखेंगे। यहाँ पे इसी तरह याद रखना है कि काशी के राजा थे दिवोदास धन्वंतरी, 1000 से 1500 ईस्वी इनका टाइम था। सेम टाइम ही इनके तंत्रकर्ता जो है व्रत सुश्रुत, जिनको सोश्रुत भी हम लोग कहते हैं, तो उनका भी सेम ही टाइम होगा, वही गुरु शिष्य वाला। तो इन्होंने सोश्रुत तंत्र का निर्माण किया। फिर प्रति संस्कर्ता सुश्रुत है, वो 2nd सेंचुरी के हैं। ठीक है। फिर इसके बाद संपूर्ण करता है नागार्जुन, वो 5th सेंचुरी के हैं। ठीक है, इनको द्वितीय प्रति संस्कर्ता भी कह सकते हो, जैसे चरक में चक्रपाणी को हम लोग पढ़ते हैं, माफ करें, दृढ़ बल को पढ़ते हैं, है ना। फिर देख रहे हो उत्तर तंत्र के 6 अध्याय जोड़े इन्होंने। और पाठ शुद्धिकर्ता जो है वो चंद्रट है, उनका टाइम 10th सेंचुरी है। तो ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ टाइमिंग वाली बात थी वो आप देख लेना, 2350 BC भगवान धन्वंतरी का, और काशीराज देवदास और व्रत सुश्रुत 1000 से 1500 BC। इतना जरूर याद रखोगे। आगे आ जाइए। यहाँ से हमारा सुश्रुत संहिता ऑफिशियली स्टार्ट होता है। तो पहला चैप्टर है सूत्र स्थान का, जिसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। चरक संहिता पहला चैप्टर कौन सा है? दीर्घन जीवित अध्याय। दीर्घजीवित अध्ययन। दीर्घ जीवती अध्याय। ठीक है, और अष्टांग हृदय में आयुष का में। आयुष का आयुष है। कामी। क्लियर? तो वो सब याद रखना है। बाकी देख लो अभी, जो पहली ही लाइन है इस चैप्टर की, मतलब श्लोक नंबर 1 है ये,
अथा तो वेद उत्पत्ति अध्यायम व्याख्यास्यामा, जैसा आपने चरक में भी देखा होगा। अथा तो दीर्घ जीवित अध्यायम व्याख्यास्यामा, तो हमने पढ़ा था चक्रपाणी ने उसमें 8 पद बताए हैं। तो यहाँ भी चक्रपाणी ने टीका की है। चक्रपाणी की सुश्रुत संहिता पर लिखी गई टीका का नाम क्या है? निबंध संग्रह। भानुमति। भानुमति बेटा। भानुमति तात्पर्य टीका। निबंध संग्रह किसकी है? सॉरी। कोई बात नहीं, गलती हो दलहड़ जाती है। की। दलहन। दलहन। ठीक है, समझ में आता दलहड़ है की। कि ऐसी गलती करोगे नहीं। गलती वैसे हो जाती है जल्दबाजी में, ठीक है। दलहन की है निबंध संग्रह जो, ठीक है। तो चक्रपाणी ने जो टीका लिखी है वो किस स्थान पे लिखी है सुश्रुत के? निदान स्थान। सूत्र स्थान सूत्र पर। सूत्र स्थान पे। सूत्र सूत्र स्थान पे पर। लिखी है बेटा, तभी तो ये बात कहेंगे। सूत्र की जब ये लाइन है तभी तो इस पे कमेंट किया होगा, अपना सोचने की बात है ना। तो सूत्र स्थान पे की है। अश्विनी के हाथों में मधु कलश है, धन्वंतरि के हाथों में अमृत कलश है, जानते हो। धन्वंतरि के 7 शिष्य हैं, नाम याद हुए होंगे अब तक। औबधेना, वैतरण और अभ्रपोष, कलावत, करवीर, गोपुर, रक्षित और सुश्रुत। दलहन ने 5 शिष्य अतिरिक्त बताए, भोजन, कांकायन, गार्ग्य और गालव। इतनी बात हमारी कल हो गई थी। अब आगे देखिए। तो कुल शिष्य इनके हो जाएंगे 12। रोग 4 प्रकार के बताए, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक और स्वाभाविक। आपको जानना चाहिए कि मानसिक रोगों के लिए आचार्य वाग्भट ने एक शब्द इस्तेमाल किया है। क्या शब्द है वो? आदि। 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 ठीक है, तो लिख लो। आदि। लिख लोगे बेटा कि वाग्भट ने मानसिक रोगों के लिए आदि शब्द इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहली संहिता जो है वो ब्रह्म संहिता है। सबसे पहली संहिता ब्रह्म संहिता। सबसे बड़ी संहिता तो शारपाणी संहिता। शारपाणी संहिता सबसे बड़ी संहिता है। फिर है गोरख संहिता। तो इसमें 1 लाख श्लोक हैं, इन दोनों में 1 लाख श्लोक है ना। लास्ट टाइम बात की थी शायद हमने। ठीक है। ठीक है, तो गोरख संहिता में भी 1 लाख श्लोक है, और वैसे अदरवाइज शारवाणी संहिता में भी 1 लाख श्लोक है। खैर, आयुर्वेद सब अथर। ब्रह्म संहिता में 1 लाख श्लोक है। अच्छा, ब्रह्म संहिता में 1 लाख थे। तो ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं बेटा, करेक्ट कर लोगे उसको। लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था कुछ इस पे। ब्रह्म संहिता में 1 लाख श्लोक बता रहे हैं। तो गोरख संहिता, ब्रह्म संहिता में 1 लाख श्लोक है। सबसे बड़ी जो है वो शारवाणी संहिता, इस तरह से है। ठीक है, आगे देखिए। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। देखो अब इसमें क्या है, ये भी बहुत डाउटफुल चीज है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चीजें मिल जाते हैं, लेकिन काफी डिस्कशन के बाद हम इस पे ही आए कि हमें आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपांग ही याद करना है, क्योंकि आयुर्वेद में जो माना गया है ज्यादातर जगहों पे, वो यही कहा गया कि अथर्ववेद से लिया गया है ये पोर्शन जो है। ठीक है ना। तो आप यही याद रखोगे, कहीं कहीं आपको ऋग्वेद में मिल सकता है, ध्यान रखना। अगर ना दिया हो, मान लो अथर्ववेद ऑप्शन में ना हो, तो आप भले ही कंसिडर कर लेना ऋग्वेद, अदरवाइज अथर्ववेद ही आंसर लगाना है हमेशा। ठीक है। तो आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। 8 भाग हैं इसके। आप जानते ही हो, काय, बाल, गृहध्वंग, शल्य, चरा, वृषण, याद होंगे आपको। तो वो 8 जो अंगों का विभाजन किया गया है सुश्रुत के अनुसार, वो ब्रह्मा जी ने किया है, स्वयं भगवान ने किया है, ये मतलब है कहने का। ठीक है। और यही देख पा रहे हो, अष्टांग संग्रह, उन्होंने ये विभाजन अग्निवेश आदि ऋषियों के द्वारा किया गया माना। ठीक है ना। तो सुश्रुत मानते हैं कि खुद ब्रह्मा जी ने किया था डिवीजन ये, और संग्रह ने ऐसा माना कि ये डिवीजन जो है अग्निवेश आदि आचार्यों ने किया था। नेक्स्ट एक श्लोक लिखा है, अस्माकम एक मतीनाम मतम अभिसमीक्ष्य सुश्रुतो भगवंतम प्रक्ष्यति। चरक में आपको याद आ रहा होगा कि सारे ऋषि इकट्ठा थे, है ना। कोई कोई होता है बच्चा जो हिम्मत करता है, तो उन सब ने मिलके एक बच्चे को आगे भेजा कि भाई हमारे सवाल जो है वो ये पूछेगा, तो आप इसके जवाब दे दो, हम समझ लेना कि हम सबके जवाब आप दे रहे हो। तो उस बच्चे का या उस ऋषि का कह रहे हो नाम क्या था, बताइए। अग्निवेश। अग्निवेश। अग्निवेश था उसका नाम, जिसने सवाल किए थे भगवान इंद्र से जाके। सर पुनर्वसु भारद्वाज आत्रे। भारद्वाज ने किया था पुनर्वसु सर अंदर से तो। भारद्वाज। ठीक है, भारद्वाज ने लिया था वहां जाके ज्ञान। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सुश्रुत, यहाँ पे वो वाली बात सुश्रुत के लिए आई है कि भाई हम सबके जो सवाल है ये करेंगे सुश्रुत आपसे। ठीक है, आगे देखिए। आयुर्वेद का प्रयोजन, जो चरक ने कहा वही सुश्रुत ने कहा, बस अंतर क्या है कि क्रम में अंतर आ जाता है।
तो सुश्रुत में पहला प्रयोजन क्या लिखा है? व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा, कि जो व्याधि से ग्रस्त है उसकी व्याधि को दूर किया जाए। स्वस्थस्य रक्षणं च, ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा की जाए, जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बना के रखा जाए। मैं एक और काम आपको दे रहा हूँ आज में, अगर किसी ने देखा हो, पढ़ा हो, जाना हो, तो जो ना कैनबिस की स्टडीज हैं कुछ अभी रिसेंट, अगर कोई जानता हो, इस तरह कोई केस किसी ने देखा हो, तो कैनबिस का पैंक्रेटिक कैंसर के ऊपर, ठीक है, तो मैं करंटली इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ फादर के लिए अपने, कीमो चल रही है साथ साथ। तो कोई अगर कोई रेफरेंस किसी के सामने आए, मैं बता इसलिए देता हूँ कि आपको भी पता रहे कि क्या क्या कर रहा हूँ, और वैसे भी पता रहे कि कोई, कई बार होता है कोई जिक्र सामने आ जाता है ना, कोई बताता है कि हमारे किसी जानते ने ऐसे ये ट्रीटमेंट किया तो लाभ हुआ। तो कैनेबिस मतलब जो भांग होता है, तो उसका ऑयल है आजकल वो सीबीडी करके, वो काफ़ी, मैंने केसेस देखे 5-6 साल पहले, काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है इनके ऊपर, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में कम हुआ है। ठीक है, इलीगल थी, अभी लीगलाइज हो गई है। और ये भी एक चीज़ है जिसमें आप लोग आगे चल के प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, बहुत महंगा है। मतलब मैं तो अभी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मतलब ये मान लो आपकी इनिशियली तो 15-20 हज़ार का, मान के चलो 15-20 दिन का ट्रीटमेंट है, इतना कॉस्टली है। ठीक है, और है कुछ नहीं, वो एक्सट्रैक्ट ही है भंगा का, जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है। सड़कों पे तमाम लगा मिल जाएगा, भांग जो है खूब लगा मिल जाता है सड़कों पे। तो खैर, कोई अगर सामने इस तरह का रेफरेंस आया तो मुझे बताना, है ना, किसी ने अगर सुना हो, देखा हो सीबीडी, या कोई यूज कर रहा हो आपके आसपास, आप जानते हो कोई ज्यादा टच में है इस तरह की चीजों के, तो मुझे बताना कि मैं कंसल्ट कर सकूं अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो। खैर, वापस आ जाते हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन, ये मुझे इसीलिए याद आया कि उस पर काफी ज्यादा जो लोग कह रहे हैं ना कि कैनबिस को यूज करने देना चाहिए, वो इसी पॉइंट से करते हैं कि कैनबिस यूज करने से लोगों का ये मानना है कि डिजीज होती नहीं है ना, कैंसर होता ही नहीं है। तो मतलब उसको यूज करने देना चाहिए, पहले ही यूज करने देना चाहिए था, ये वो काफी लेट हुए, मतलब कि अब अलाउ कर रहे हैं उसको। खैर, तो प्रयोजन सिर्फ नंबर 1 नंबर 2 जो है प्रायोरिटी वो चेंज हो गई, अदरवाइज चरक के जैसा ही है। नेक्स्ट देख रहे हो सुश्रुत। आयुर्वेद की परिभाषाएं दी है, आयुरस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विंदति इत्य आयुर्वेद, कि जहाँ आयुर्वेद, जहाँ आयु का वेद है, जो जहाँ आयु के बारे में बात की जाए वो आयुर्वेद है, यहाँ आयु रहती है ना, ऐसा। चरक में भी इस तरह की परिभाषा देख पा रहे हो, आयुर्वेद यतीत्य आयुर्वेदा। तो देख लेना, ये सब देखी हुई परिभाषा है। एक और परिभाषा लिखी है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम। भाव प्रकाश की भी लिखी है, आयुर्हिता हितम व्याधि निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र स आयुर्वेद उच्यते है, कि जहाँ आयु के लिए हितकारी अहितकारी, व्याधि का निदान और शमन कैसे होगा, ये सब बताया जाए, तो वो आयुर्वेद है। ठीक है ना, तो देख लेना, इनमें कोई खास चीज नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ प्रमाण। तो प्रमाण इनके 4 हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। चरक में कौन से 4 प्रमाण होते हैं? सर प्रत्यक्ष उपमान नहीं था, प्रमाण। युक्ति। प्रत्यक्ष, आगमन, अनुमान और युक्ति युक्ति। होता है अच्छी सर। बात है बेटा, है ना, तो वहां उपमान की जगह बस युक्ति है, तो वो याद रखोगे। आगम शब्द आप्तोपदेश ये पर्याय होता है। शल्य तंत्र की प्रधानता। ठीक, अब एक और बात आती है कि देखो, जहां जहां हम जो जो पढ़ेंगे उस समय उस चीज को श्रेष्ठ कहा जाएगा। जैसे अगर आप रसशास्त्र क्लास कर रहे हो, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर कहीं स्टेटमेंट आए कि रसशास्त्र जो है, सारे जितने भी चिकित्सा के ग्रंथ हैं या जितने भी चिकित्सा के पार्ट हैं, तो उन सब में श्रेष्ठ है। अगर मैं द्रव्य गुण पढ़ाऊंगा तो द्रव्य गुण श्रेष्ठ है। ठीक है, जब चरक चिकित्सा की बात करूंगा तो चरक श्रेष्ठ है। तो ये एक कह लो कि रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उस समय, तो वो श्रेष्ठ है। ये एक सिंपल सा नियम है, तो याद रखना है, उससे वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं आपसे कहूँ कि सूत्र स्थान में श्रेष्ठ कौन सा है, तो आपको फिर कौन सा लगाना है, किसका श्रेष्ठ है? अष्टांग। अष्टांग का। अगर चिकित्सा कहूँ तो चरक। चरक चिकित्सा। चरक निदान, की। माधव। माधव माधव सर। निदान। माधव का। माधव माधव। का। ठीक है, शारीर, सुश्रुत। सुश्रुत। सुश्रुत का। ठीक है, तो वो सब अपनी जगह याद रखना है, ये बातें अपनी जगह याद रखनी। खैर, तो शल्य तंत्र की प्रधानता यहाँ बता रहे हैं कुछ उदाहरण देके, सॉरी, कि शल्य के बिना, ठीक है बेटा, एक मिनट बने रहोगे।
हम्म। तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई बिना शल्य की चीजें हो नहीं सकती थी। अगर शल्य तंत्र ना होता तो ये काम सारे नहीं होते। कि यज्ञ के कटे सिर का संधान किया गया है ना, यज्ञ का सिर कटा के वो दोबारा जोड़ दिया गया, तो शल्य तंत्र की वजह से हो पाया है। देव दानव में उपयोग में आने से, कि देवताओं का राक्षसों का युद्ध था, तो फिर देवताओं को बार बार मतलब बचा लिया गया, उनकी जो भी चिकित्साएं होती थी शल्य के थ्रू कर दी जाती थी, शल्य शास्त्र के थ्रू। आशु क्रिया करना तुरंत ही लाभ हो जाता है ना। कोई सोचो ट्यूमर है, तुरंत ही निकाल दो। यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधानात, यंत्र शस्त्र शार अग्नि इन सब का यूज होने की वजह से, ठीक है, तो इसीलिए शल्य तंत्र को श्रेष्ठ कहा जाता है, मतलब प्रधान माना जाता है। शल्य तंत्र शाश्वत है और वृत्तिकर है, यानी चला आ रहा है, और वृत्तिकर मतलब कि कमाने का भी साधन है आपको, आपका जीवन चलाने में भी हेल्प करेगा। आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, तो कुछ ज्यादा नई बात नहीं है, सब उसी तरह से लिखा हुआ है जैसे चरक में पढ़ते हैं। चरक या वाग्भट का कोई बताएगा किस तरह बताया गया है? ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमारों, इंद्र, और फिर आत्रे। भारद्वाज, हम्म, फिर पुनर्वसु आत्रेय, फिर उनके 6 शिष्य। ठीक है ना, फिर उनके शिष्य हैं। हाँ। तो उस तरह से है, लगभग वैसी बात यहाँ भी है। मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ, ये है बेटा आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 28। मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार सुन लोगे बस। कि इस आयुर्वेद को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से प्रजापति दक्ष ने प्राप्त किया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने इसका अध्ययन किया, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने पढ़ा, तथा इंद्र से मैंने यानी धन्वंतरि ने पढ़ा। प्रजा के हित के लिए मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो यानी वही वाली चीज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, तो अलग से कुछ याद नहीं किया जाता। खैर, आगे आ जाएंगे। एक पर्याय लिखा है आदिदेव, तो धन्वंतरि के लिए इस्तेमाल हुआ है, धन्वंतरि आदिदेव अभी पढ़ाया भी था। सुश्रुत संहिता में बताया गया एक युग, तो युग कितने टाइम का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, तो 100 वर्ष का नहीं होता युग, 5 वर्ष का होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है 100 वर्ष का है क्या, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है षड्धातुज पुरुष जो है वो क्या होता है, तो लिखा है पंच महाभूत और शरीरी, यानी 5 महाभूत और आत्मा, इनको मिला के हम लोग षड्धातुज पुरुष कहते हैं, जिसको चिकित्सीय पुरुष भी कहा जाता है। आपको याद होगा संयोग पुरुष कितने धातु वाला कहा गया चरक में? 24। 24। 24। ठीक है ना, देखिए आगे। लोको ही द्विविधा, स्थावर जांगम या फिर आग्नेय और सौम्य। लोक दो प्रकार का है, स्थावर जंगम कह लो चाहे आग्नेय सौम्य कह लो। चतुर्वेद भूतग्राम, अगेन याद है आपको, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज, ये चारों मिला के चतुर्वेद भूतग्राम कहलाता है। इनके उदाहरण भी लिखे हैं, स्वेदज में कृमि कीट पिपीलिका, जरायुज पशु मनुष्य व्याल आदि, अंडज खग सर्प इत्यादि, उद्भिज इंद्रगोप मंडूक इत्यादि। ठीक है, मंडूक याद रखना, उद्भिज में हो सकता है आप रिलेट ना कर पाओ सीधे। नेक्स्ट है तद्दुख संयोगा व्याध्य इत्युच्यन्ते, कि दुख का संयोग होना ही व्याधि है। ठीक है, सुख होता है तो वो निरोगी काया है कहने का मतलब, और जब दुख होता है तो मतलब व्याधि है, व्याधि की वजह से दुख होता है। क्योंकि आहार प्राणियों का प्राण है, ऐसा सुश्रुत सूत्र 1 में यानी इस अध्याय में कहा गया। ठीक है, आहार प्राणियों का प्राण है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कह रहे हैं चरक सूत्र 27 में भी ऐसा देखने को मिलता है। चरक सूत्र 27 यानी सुश्रुत और चरक दोनों ने कहा है, सिंपल सी बात ये है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा निग्रह हेतु, श्लोक नंबर 35 आपकी बुक्स के अंदर। संशोधन संशमन आहार आचार, संशोधन संशमन आहार आचार। जिनके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे शायद आचार ना लिखा हो यहाँ पे, विहार लिख दिया हो मैंने। चाहो तो ऑब्लिक करके विहार भी लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी में विहार लिखा है, श्लोक में आचार ही शब्द आया है। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, आपकी गाइड में क्वेश्चन बना रखा है ऐसा फालतू में, तो वहां पे विहार भी रख दिया ऑप्शन में, आचार भी रख दिया, तो वो श्लोक में आचार शब्द आया है तो फिर उसको लगाता है। तो इनको निग्रह हेतु कहा गया, संशोधन संशमन आहार और आचार। तो किसी भी व्याधि का निग्रह करना है, सोचो 4 चीजें हैं, यहाँ पे अच्छे से संशोधन करा दो, अच्छे से शमन करा दो, उसका आहार ठीक कर दो, उसका आचार ठीक कर दो, तो वो ठीक हो जाएगा। इसी को 4 फोल्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, 4 फोल्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी याद रखना। ठीक है, 4 फोल्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। द्रव्याणी पुनर्औषधया, कि औषधियाँ क्या होती हैं, द्रव्य ही होते हैं, कुछ और चीज नहीं होती।
तास्तु द्विविधा स्थावर जांगम च, कि ये दो प्रकार के होते हैं द्रव्य, स्थावर और जांगम। स्थावर द्रव्य वो पुनः चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? वनस्पत्यो, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। चरक में पढ़ा है आपने। औषध क्या है? फल पाक निष्ठा, फल के पकने पर नष्ट हो जाए। विरुद्ध प्रतानवती, ठीक है, जिनमें लंबे लंबे प्रतान निकले हुए हों, मतलब बेल टाइप की चीजें। वृक्ष जिनमें पुष्प और फल दोनों आते हैं, ठीक है। और वानस्पत्य जिनमें फल आते हैं, सिर्फ पुष्प नहीं आते। तो देख लेना, ये आपको वहां पढ़ाया था मैंने। वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। आगे चलता है। शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में चतुर्विध वर्ग कारण होते हैं। तो चतुर्विध वर्ग क्या है? आप लोगों ने वहां भी पढ़ा होगा यंत्र में। वहां क्या पढ़ा है चतुर्विध वर्ग? त्वक्सार, काच, कुर्विंद, स्फटिक। अक्सार स्फटिक, ठीक है, स्फटिक चार काच। चीजें हैं ना। तो कुरुविंद आदि जो है वो चार चीजें। तो वो भी चतुर्विध वर्ग हैं, और ये चतुर्विध वर्ग है स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालक्रम। स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालक्रम। इसको रटो जरा। ये जो डिवीजन बताए दो तीन। ब्रेक के बाद मिलते हैं, टाइम ब्रेक का हुआ 10 मिनट।